ये दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर a train travels a distance of 480 kilometer. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. At a uniform speed. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. Full stop. If the speed had been 8 kilometer per hour less. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. It would have taken 3 hours more to cover the same distance. Good afternoon, sir. 3 hours more to cover the same distance. Full stop. We need to find the speed of the train. Full stop. We need to find the speed of the train. अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो चीज हमसे पूछी जाती है हम उसी को एक्स वाई या जेड उसी को मान लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हम इसको एक्स मान लेंगे। किसको? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को आप एक्स मान लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर उसकी हमने स्पीड मान ली। अब वो बोल रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाउ मच? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना? 480 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। डिस्टेंस कवर्ड इज 480 किलोमीटर। तो जब मेरे पास स्पीड है, जब डिस्टेंस है, तो टाइम कितना हो जाएगा? आप ये देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम है स्मॉल टी इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 480। 480 अपॉन स्पीड कितना है? x। तो t इज इक्वल टू 480 अपॉन x, क्या? आवर्स। तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो नॉर्मली तो ये केस है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अब आप लिखेंगे न्यू केस, नया जो केस यहाँ पर दे रखा है। न्यू केस इसमें है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अगर अब स्पीड की बात करी जाए s, तो हाँ पहले x थी, अब वो कितनी हो गई? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? सेम डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना था? 480 किलोमीटर
इसको S1 बोल दो, इसको D1 बोल दो, ऐसे ही इसको बोल दो टाइम को T1। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसको इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर, तो टाइम 3 घंटे बढ़ गया। भाई अगर हम स्पीड कम कर देंगे तो हमको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो मतलब टाइम ऐड हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो हाँ, टी में आपको कितना ऐड कर देना है, 3 आवर्स ऐड कर देना है। तो 480 अपॉन एक्स ये ओरिजिनल टाइम था, इसमें आपने 3 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर वही कहानी क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिख दो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू D1। समझ गए भाई, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड अब क्या है S1, टाइम क्या है T1, तो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू D1। हमें तो x निकालना है बस, हमें क्या, जो हमको निकालना है उसको हमने x मान चुके हैं हम, तो हमारी टेंशन ही खत्म है कि हमें क्या निकालना है। वो हमसे जो भी पूछेंगे कि आपको ये चीज निकालनी है, तो उसको आप पहले से ही x मान लो, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। समझ गए। तो अब S1 कितना है, x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई T1 कितना है, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 480। अब क्या करना है, इसको एक एक करके आप मल्टीप्लाई करिए। जैसे x इंटू 480 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा 480, x मल्टीप्लाइड बाई 480 अपॉन एक्स, तो x से x कट गया, 480 आ गया। फिर x मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो गया प्लस का 3x, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 480 अपॉन एक्स, तो 8 जीरो जा माइनस का 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840 अपॉन एक्स। ठीक है, और माइनस 8 इंटू प्लस का 3 माइनस का 24 इज इक्वल टू 480। हाँ, प्लस का 480 तो प्लस का 480 के दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ है 3x अपॉन 1, यहाँ है 24 अपॉन 1, 1x और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, x, और x इंटू 3x माइनस, यहाँ तो x है ही, तो 3840। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा x, x इंटू 24 इज इक्वल टू 0। अब x इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो इन तीनों टर्म्स में, ये x इंटू 0 तो 0 आ गया, इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 2 4 24, 3 8 जा 24 और 0, और यहाँ क्या हो गया 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स। 3 कॉमन ले लिया, अब ये 3 इधर चला जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व अपने आप कर लेना। इन्होंने यही बोला था कि आपको इसमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बताइए भाई, क्लियर है। अर्णव, अक्षरा, दिव्यांशी, सोहम, आदित्य। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या, वो छोड़ो, सॉल्व तो कर लेना अपने आप। सॉल्व नहीं करना, इसमें सिर्फ यही करना था कि इक्वेशन बनाकर छोड़ देनी थी, सॉल्व आप करते रहना। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है सॉल्व करने के लिए। चलिए जी, उसके बाद आप बताओ और कोई डाउट हो 4.1 में, 4.2 में कोई डाउट हो तो बताओ। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मैंने करने के लिए, उसमें कोई डाउट हो, 4 पार्ट्स थे उसके, कोई डाउट सर हो तो बताओ। एग्जांपल पूछना था आपसे। बताओ कौन सा एग्जांपल है, सर जिस बोलो 0.2 वाला, कौन सा, सर जिसमें 0.2 वैल्यू दे रखी है एक्स की। कहाँ है, कौन सा है एग्जांपल तो बोलो। अच्छा एक सेकंड नंबर बता दूं सर। जीरो पॉइंट टू है या 0,2 है,
ये एग्जांपल नंबर 14 का सेकंड पार्ट बोल रहा होगा। 0.2 का है, 0,2 है, पहले उसको ढूंढ लेने दो, क्या पता यस कोई और सर, हो। सर वही है। वही है, यस सर। चलिए। तो ये खैर मैं वैसे भी कराने ही वाला था। सर इसमें मतलब कुछ 0.2 का काम है कि नहीं है? 0,2 बोलो पहले, तो उसे पॉइंट नहीं है, वो कॉमा है, इसका कोई काम नहीं है। वही सर, मैंने बिना इसके सॉल्व कर दिया। हाँ हाँ, बिना इसके ही सब करेंगे सॉल्व, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो क्या है यहाँ पर, मैं एग्जांपल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना, सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 14 है आपका पेज नंबर 86 पर। तो इसका सेकंड पार्ट है 1/x माइनस 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, कॉमा यहाँ दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0,2, 0,2। जब भी कोई इस तरीके का जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है ना, तो उसमें हमेशा ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो जो वैल्यू दे रखी है आपको, जो इक्वेशन दे रखी है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो आप ये देखो कि इसीलिए इन्होंने बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x अगर 0 के बराबर हो गया तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर x 2 के इक्वल हो गया तो 2 - 2 यानी कि 0, ये अगेन डिनोमिनेटर 0। तो अगर किसी भी एक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में अगर 0 बन जाता है तो वो पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी वजह से ये दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 2, ना तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए ना वो 2 के इक्वल। इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना है ही नहीं, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ डिनोमिनेटर x है, यहाँ डिनोमिनेटर x माइनस 2 है। तो जब डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x और x माइनस 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इस तरह से जब एलसीएम लेते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x माइनस 2 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, और 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करिए, ऊपर आएगा x माइनस 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू 2 कितना हो गया 2x, इज इक्वल टू 3। माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर, और 3 इंटू माइनस 2x कितना हो गया माइनस का 6x। अब इसको उधर ले जाओ, ये तो 0 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, पलट कर लिख दो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6, और कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी 2। a b और c की वैल्यू आ गई। ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो डी, तो डी क्या होगा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 2। तो -6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 और 4 3 जा 12 2 जा 24। तो 36 माइनस 24 कितना हो गया 12। तो डी की वैल्यू 12 आ गई। डी की वैल्यू 12 आ गई तो अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देयरफॉर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a। तो x is equal to minus b मतलब minus of -6 plus minus under root 12 upon 2a। 2 into a कितना है 3। तो x is equal to माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, जैसे ये रूट 12 है तो रूट 12 को मैं बोल दूंगा अंडर रूट 4 इंटू 3। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर अगर 2 हो जाएगा वो अपॉन 6 प्लस माइनस ये हो गया बेटा 2 रूट 3 अपॉन 6। अब मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो अगर मैंने 2 ले लिया कॉमन तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 3 जा 6, इधर 3 बचा प्लस माइनस रूट 3 और अपॉन में 6। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। तो इस तरह से हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं x की, एक ये और एक ये। बताइए भाई ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है, Yes, सबको sir. क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है इंपॉर्टेंट है काफी, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 है मोटरबोट वाला क्वेश्चन है। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water per hour, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water, whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go, takes 1 hour more, takes 1 hour more to go 24 km upstream 24 km upstream then to return downstream to the same spot. Downstream to the same spot. Full stop. Find the speed of the stream. Find the
speed of the stream. A motor boat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर. अब इन्होंने दिया है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड ऑलरेडी 18 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर का मतलब क्या है? रुके हुए पानी में उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर. इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अगर वो अपस्ट्रीम जाता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो स्ट्रीम होती है ना, स्ट्रीम यानी कि पानी की लहर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना. ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम पानी की जो वेव है वो जिस डायरेक्शन में आ रही है, अगर हम उसके अपोजिट स्विम करते हैं या अपोजिट बोट चलाते हैं तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? अगर लहरें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. कैसे? मान लो हम रुके हुए पानी में हमारी कैपेसिटी है कि हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, और जो लहर है, लहर हम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और लहर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो हम इफेक्टिवली कितनी स्पीड से आगे जाएंगे? 5 - 2. हमको वो जो 2 किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड है स्ट्रीम की, हमें उसे ओवरकम करना पड़ेगा. तो हमारी स्पीड थी 5, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लहर की स्पीड थी 2, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो हमारी इफेक्टिव स्पीड जो है वो हो जाएगी 5 - 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर. ये समझ गए? ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब हमारी स्पीड है स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में स्पीड निकाली जाती है. तो हमारी स्पीड अगर है 5 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड वो है 2 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो हमारी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी अब? 7. 5 + 2 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर. तो हमारी दोनों स्पीड जो है वो एड अप हो जाएंगी. तो जब भी कभी कोई ऐसा मोटर बोट वाला क्वेश्चन आए या किसी स्विमर का क्वेश्चन आए या शिप का क्वेश्चन आए और उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात हो, तो आपको क्या करना है? हमेशा इसमें जो स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ शिप या अगर कोई स्विमर हो वो दे रखा हो, तो उसकी स्पीड को आपको x मान लेना है स्टिल वाटर में. यहाँ लिखा है ना फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो दिमाग में आता है मैं तो स्ट्रीम को ही आप x मानूंगा. आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेकर चलो कि हम जो भी शिप होगा या जो भी हमारी मोटर बोट होगी उसकी स्पीड को स्टिल वाटर में x मानेंगे. देखिएगा, let the speed of the motor boat in still water be x kilometer per hour and the speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अब अगर हमसे कहा जाए कि आप अपस्ट्रीम, एक केस तो हो गया अपस्ट्रीम का, एक लाइन खींचे बीच में, यहां पर लिखें डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम के केस में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? x - y किलोमीटर पर आवर. समझ रहे हैं भाई? हमारी जो मोटर बोट है, मोटर बोट की स्टिल वाटर में यानी कि एक्चुअल स्पीड जो है वो स्टिल वाटर में ही निकाली जाती है. समझ रहे हैं? एक्चुअल स्पीड जो है स्टिल वाटर में निकाली जाती है. जैसे हमें मान लो अपना वजन तोलना है, अपना वजन चेक करना है कि हमारा वजन कितना है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम खाना भी खा लो, पानी भी पी लो और पूरा मतलब बड़े हैवी हैवी कपड़े पहन लिए आपने, जैकेट, और फिर कह रहे हो मैं तो 100 किलो का हूँ. ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है. ठीक, तो क्या होता है कि आपने बहुत लाइट वेटेड कपड़े पहन लिए और आपने कुछ खा नहीं रखा है, मतलब नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि ओवर ईटिंग कर रखी है या ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा आपने खा रखा है, तो ऐसे नॉर्मली करते हैं, तो उसको हम अपना एक्चुअल वजन मानते हैं. इसी तरह से हम ये कहते हैं कि एक्चुअल स्पीड वो मानी जाएगी जब पानी रुका हुआ है. ये नहीं है कि पानी लहर चल रही है और उसमें आप कह रहे हो भाई मैं तो बहुत तेज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता हूँ. पता चला उसमें से 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो तो स्ट्रीम की स्पीड थी, तो स्ट्रीम ही आपको इतना धक्का दे रही थी, तो आपने कहा मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई, मेरी इतनी स्पीड. तो ये याद रखिए, स्टिल वाटर में हमेशा स्पीड निकाली जाती है.
तो ऐसे ही जो मोटर बोट है, मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x है, और स्ट्रीम अगर अपस्ट्रीम है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रही है, तो मुझे उस स्ट्रीम की स्पीड को अपनी स्पीड में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमेशा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे ही जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। हम हमेशा x और y ही लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में, ये याद रखना, और तुम भी यही लेना, गलती नहीं होगी। उसके बाद देखिएगा, फिर वो बोलते हैं कि इट टेक्स अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर की उसकी स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब मुझे पता है कि x की वैल्यू 18 है, लेकिन अभी मैंने लिखा नहीं है, उसको लिख लूंगा, आराम से लिख लेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी यही लेकर चलते थे। तो a motor boat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम जाने में, 24 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, इसको t1 बोल दो। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 24 अपॉन x माइनस वाई। देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है, वापस भी उसको डाउनस्ट्रीम जब वापस आएगा, वो हम जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम जा रहे हैं, वापस हैं तो डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं, तो जब हम वापस आएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, और डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है क्योंकि वी आर रिटर्निंग टू द सेम स्पॉट। तो 24 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। तो इस केस में t2 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन x प्लस वाई। वो बोल रहे हैं कि उसको अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में। तो इस अभी रुक जाओ, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो ये अपस्ट्रीम वाला टाइम ज्यादा है भाई। अपस्ट्रीम लहरों के जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप तैरेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यानी कि ये टाइम ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। कितनी कम है, 1 घंटा कम। तो इसमें 1 ऐड कर दो, t1 इज इक्वल टू t2 प्लस 1। अभी बताता हूँ। यहां मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं, तो अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड इफेक्टिवली कम आ रही है। क्यों, क्योंकि मुझे लहरों के अपोजिट अपनी मोटर बोट को चलाना पड़ रहा है, तो ज्यादा टाइम लग रहा है वहां पर। तो टाइम यहाँ पर ज्यादा लगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर 10 घंटे लग रहे हैं, t1 10 है, और वो बोल रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम जाने में 1 घंटा कम लग रहा है, तो यानी कि 9 लग रहा है। तो 9 को 10 के इक्वल करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वही करा है। इन्होंने बोला कि अपस्ट्रीम जाने में it takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, जितना भी लग रहा है वो ज्यादा है ना, और डाउनस्ट्रीम में कम लग रहा है टाइम, कितना कम, 1 घंटा कम, तो उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो उसके बराबर हो गया। इक्वेशन बनाने के लिए दोनों तरफ इक्वल होना जरूरी है। इक्वल जब होती हैं दोनों चीजें तभी उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन बना ही इक्वल से, समझ गए कि नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं। जी सर। ठीक है, चलिए Yes, मैं आगे चलता हूँ। अब t1 की वैल्यू डालो यहाँ, 24 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू t2 की वैल्यू डालो, 24 अपॉन x प्लस वाई और प्लस 1। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमें दे रखी है, उन्होंने दे रखा है कि 18 किलोमीटर पर आवर उसकी मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है। हम अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेकर चलते हैं कि हम स्टिल वाटर की स्पीड में, स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है उसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमको स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, तो अब उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये दो वेरिएबल, हाँ x की वैल्यू 18 डाल दो यहाँ पर, 24 अपॉन 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस वाई प्लस 1। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, यहाँ पर 18 माइनस वाई है अपॉन में, उधर 18 प्लस वाई अपॉन में, तो एलसीएम लेने में आसानी रहेगी।
मतलब अभी समझ में आ जाएगा। वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ बस, आने दो। 24 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 24 अपॉन 18 प्लस वाई। 18 माइनस वाई 18 प्लस वाई बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई। 18 प्लस वाई 24 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 18 माइनस वाई ये इस वाले 24 से मल्टीप्लाई हुआ। इधर भी 24 इधर भी 24 कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में क्या बचा, 18 प्लस वाई माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस वाई। 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल आउट हो गया। 24 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस वाई क्या हो गया, 2y। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है क्या, देखना 324 है, तो 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले जाओ, 24 टू सा कितना हो गया, 48y इज इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 48 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 48 के बराबर और मल्टीप्लिकेशन माइनस 324 करो। निकालो y की वैल्यू, बताओ मत क्या करना है, करोगे दिखाओ और बिना बोले। बस मैं अभी आ रहा हूँ जी 5 मिनट में, आप लोग ट्राई करें। हो गया भाई, रास्ते सही है। हम तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, दिशा हुआ क्या, टू 8 सा 16, 2 1 सा 2, 3 27 सा, 3 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा। कोई बात नहीं, 324 है ना, तो 324 3 3 सा 9, 3 सा 27, इनको करके देखो कितना कितना हो रहा है। बड़ा अजीब सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 9 1 आई दे रहा है। बताना कितना हो गया, इससे भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, तो 2 2 सा 4 और 4 4 9 सा 36, 36 और 9 45, इससे भी नहीं हो रहा है। 3 3 सा 9, 3 सा 27, 2 सा 54, 54 और 6, 54 में से 6 गया तो 48 आ गया। वाई स्क्वायर
प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन लें, y, तो ये ब्रैकेट में क्या आ गया, y प्लस 54 देखो y इंटू वाई प्लस 54, इधर माइनस 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, y प्लस 54 y प्लस 54 इंटू वाई माइनस 6, y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 54, जो कि पॉसिबल नहीं है। y इज इक्वल टू 6, ये बिल्कुल ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई, और वही इन्होंने पूछा है। इन्होंने ये पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बताओ भाई, समझ में आ गया? अर्णव, अक्षरा, आदित्य? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें थर्ड का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30 ये दिया है। और इसमें ना डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, अगर मान लो x की वैल्यू -4 हो जाए तो -4 + 4 जीरो हो जाएगा। तो वही इन्होंने यहाँ पर दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू -4, और या फिर x की वैल्यू 7 हो जाए तो 7 - 7 फिर जीरो हो जाएगा, तो कॉमा 7, मतलब x जो है वो ना तो -4 के इक्वल होना चाहिए और ना ही +7 के इक्वल होना चाहिए। ये चीज है, ये इन्होंने दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो गया x+4 मल्टीप्लाइड बाई x-7। x-7 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो x-7 माइनस x+4 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का x+4 आ गया इधर, बीच में माइनस का साइन रहेगा ही। 11/30 x-7 माइनस x-4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, 4 इंटू एक्स प्लस का 4x, 4 इंटू -7 माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। अब -x + x कैंसिल आउट हो गया। इधर देखिए -7 -4 क्या हो गया, -11 अपॉन x स्क्वायर, -7x + 4x हो गया -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कट गया, 11 × 11 11 × 11। हाँ माइनस है तो कोई बात नहीं, -1 हो गया ना। अब देखेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या करो करो, x स्क्वायर -3x -28 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर -3x -28, और इधर जो ये 30 है ये इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -30।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 इधर आकर हो गया प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 माइनस 28 क्या हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस 3x को स्प्लिट करेंगे ताकि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो माइनस 3x के बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 के इक्वल आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है और इधर x है तो x ले लूं कॉमन, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस 2, इधर माइनस 1 ले लो कॉमन तो इधर क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ले लिया कॉमन, तो इधर बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 कॉमा 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई 2 कॉमा 1। बताओ भाई क्लियर? ठीक है जी, तो इतना ही कर लीजिए आज और बाकी कल करते हैं। हाँ एक चीज याद रखना, मंडे को मैं ऑफ रखूंगा तो इस बार संडे को आपकी क्लास होगी, परसों संडे को क्लास होगी। ठीक है चलिए जी, और मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही रखूंगा क्लास 10 या 11 बजे। स्कूल की छुट्टी है? अच्छा कल भी थोड़ा जल्दी रख लें क्लास। तो परसों भी नहीं आओगी किसी भी टाइम नहीं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप तीनों बताओ फिर सुबह रख लें 11 बजे। हाँ भाई बाकी बच्चे बताएं, अक्षरा, दिव्यांशी, सोहम Yes, sir. सुबह 11 बजे रख सकते हैं? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो कल Okay, 11 sir. बजे हम मैसेज चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत शफल हो जाए, 11 का 12 हो जाए या 1 हो जाए, वो चेक कर लेना। ठीक है ओके ओके Thank you, sir. ओके ओके Thank you, sir. ओके।